roll। हाँ जी तो स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। तो स्टूडेंट्स ये रही हमारी लर्निंग असेसमेंट नंबर 7.17 यानी कि हमारी सेकंड लास्ट लर्निंग असेसमेंट इस चैप्टर की। तो ज़रा गौर से देखिएगा, इसमें वो हमें मतलब कि दो चीज़ें मालूम करने के लिए कहता है, एक तो आई नॉट टी, दूसरा ये वी नॉट टी। ठीक है, अगर हम आई नॉट टी को कैलकुलेट कर लें, इनडायरेक्टली हम वी नॉट टी को कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, मसला नहीं आएगा। तो हमारा जो मेन टारगेट होगा वो होगा आई नॉट टी को फाइंड आउट करना थ्रू सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो चलिए यहाँ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट आप जानते हैं हमारा क्या होता है जी, टाइम को जीरो माइनस पे ले जाके इंडक्टर के क्रॉस उसकी करंट फाइंड आउट कर लेना और कैपेसिटर के क्रॉस उसके वोल्टेज फाइंड आउट कर लेना। अगर वो वोल्टेज मतलब कि नहीं फाइंड आउट होते तो वो बात की बात है, हम बाद में फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट मैं इसकी शेप ड्रा करूंगा। ठीक है, इंडक्टर को यहाँ पे देखा जाए तो कैपेसिटर की तो वायर ही ओपन है, इसको तो ड्रा करने का कोई मतलब ही नहीं बनेगा। तो ये डायरेक्ट मैं कनेक्ट करवा दूंगा और दूसरा इसे शॉर्ट वायर से रिप्लेस कर दूंगा, बिकॉज जब एक इंडक्टर में कोई मतलब कि मैग्नेटिक फ्लक्स स्टोर नहीं होता तो वो एज अ शॉर्ट वायर के तौर पर वर्क करता है। तो चलिए मैं ये सर्किट ड्रा करके आपसे दोबारा बात करता हूँ। हाँ जी तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कितना सिंपलीफाई ये सर्किट हो चुका है हमारे टाइम जीरो माइनस पे। मैंने क्या किया जी, मैंने इस वायर को ड्रा ही नहीं किया, बिकॉज ये ओपन ही होगी, इसमें करंट ही नहीं फ्लो करेगा। और दूसरी तरफ मैंने इंडक्टर को शॉर्ट वायर से रिप्लेस कर दिया। ठीक है, तो अब मैं इस करंट को फाइंड आउट करना चाहता हूँ, बिकॉज मैंने इंडक्टर के अंदर जो करंट फ्लो कर रहा है उसे फाइंड आउट करना है। और यहीं पर आपने एक और चीज़ नोट करनी है कि इंडक्टर के क्रॉस आपको पता है डाउनवर्ड करंट फ्लो करता है, तो मैंने उसी डायरेक्शन में करंट को यहाँ पे मेंशन किया, इंडक्टर की करंट को। लेकिन जो आई नॉट टी करंट है वो भी देखें इसी डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, यानी कि जब हम इसकी इक्वेशन को टाइम जीरो माइनस पे लेके जाएंगे अपने स्टेप्स के मुताबिक, तो हमें ये करंट से दोनों सेम वैल्यू होंगी इन दोनों की। ठीक है, समझ ले इस चीज़ को, पहले ही मैं बता रहा हूँ। अब मुझे आई एल जीरो माइनस को कैलकुलेट करना है। मैं इस लूप के ऊपर क्या लगाऊंगा, के वी एल लगाऊंगा, बिकॉज ये एक लूप है। तो करंट इस तरह से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रही है, आई एल जीरो माइनस। तो चलें के वी एल अप्लाई करते हैं। यहाँ से मैं चलना स्टार्ट कर दूँ, करंट इसके नेगेटिव पोल में एंटर कर रही है अपनी डायरेक्शन के मुताबिक, तो ये लिखा जाएगा -24। उसके बाद करंट 6 ओम रजिस्टर में से गुजरती है। ठीक है, तो 6 ओम रजिस्टर में से अगर करंट गुजरती है तो एक रजिस्टर के क्रॉस हम वोल्टेज कैसे लिखते हैं, बिकॉज हम के वी एल लगा रहे हैं तो किरचॉफ वोल्टेज लॉ मीन्स हमने वोल्टेज लिखना है। तो एक रजिस्टर के क्रॉस जो वोल्टेज होते हैं वो बराबर होते हैं करंट इंटू रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, आई इज इक्वल टू आर। तो आई एल जीरो माइनस, स्टूडेंट अजान हो रही है, एहतराम के मुताबिक हमें ये वीडियो यहीं पे रोकनी चाहिए अभी। हाँ जी तो स्टूडेंट्स जैसा कि हम बात कर रहे थे, इस रेजिस्टर में से जब करंट गुजरेगा तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ हमारे पास लगेगा करंट इनटू रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टर है हमारे पास 6 ओम का, तो करंट है आई एल जीरो माइनस, तो ये फार्मूला इसका बन गया। ठीक है, उसके बाद इस रेजिस्टर में से जब गुजरेगी तो इसका भी इसी तरह से फार्मूला होगा 18 इंटू करंट। तो करंट सेम है, आप जानते हैं। उसके बाद करंट इसके पॉजिटिव पोल में एंटर कर रही है, तो ये डायरेक्ट लिखा जाएगा +12 इज इक्वल टू 0, बिकॉज हमारा चक्कर मुकम्मल हो गया, हम वहीं पर चल के वापस आ गए जहाँ से हमने चलना स्टार्ट किया था। तो अब मुझे आई एल जीरो माइनस को कैलकुलेट करना है, बाकी दोनों को उठा के मैं दूसरी जानिब ले जाऊंगा। देखें ये 24 बन गया। ठीक है, दोनों प्लस हो गए 18 और 6, और 24 में से जब 12 माइनस किया -12, तो दूसरी जानिब जाके +12। तो आई एल जीरो माइनस की जो मेरे पास वैल्यू आ रही है वो आ रही है 12 डिवाइडेड बाई 24, जो कि 1/2 बनता है। तो 1/2 को अगर हम डिवाइड करें तो ये 0.5 एम्पेयर आ रही है। तो यहीं पे ये चीज़ आपने मेंशन कर देनी है, आई एल जीरो माइनस इज इक्वल टू आई नॉट जीरो माइनस। ठीक है, ये चीज़ आपने यहीं पे मेंशन कर लेनी है अगर आप कंफ्यूज नहीं आगे जाके होना चाहते। अब मैं क्या करूंगा स्टूडेंट, अब मैं टाइम को 0+ पे ले जाऊंगा और उसके लिए सर्किट को ड्रा करूंगा। तो पहले ही मैं आपको बताता चलूं कि टाइम 0+ पे सर्किट किस तरह का होगा। अब ये ट्रिगर स्विच्ड होगा क्योंकि उसने बोला था टाइम 0+ पे जाते ही ये इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा। और टाइम 0+ का मतलब है 0 से भी कुछ लम्हा बाद का टाइम, जब हमारा इंडक्टर और कैपेसिटर फुली तौर पर चार्ज हो चुके होंगे, एनर्जाइज हो चुके होंगे। ठीक है, तो क्या होगा जी, ये जो प्रीवियस हमारे पास वायर थी ये ओपन हो चुकी होगी, बिकॉज इसका स्विच ओपन रह गया होगा, तो इसमें करंट फ्लो नहीं करेगा। ये सारा हम नहीं ड्रा करेंगे, बस ये आगे वाला स्विच ड्रा होगा। तो मैं अभी इसका सर्किट ड्रा करता हूँ और आपसे फिर से बात करता हूँ। हाँ जी तो स्टूडेंट आप देख सकते हैं मैंने सर्किट को ड्रा कर दिया है जैसा कि मैंने आपको कहा था। तो अब स्टूडेंट मुझे क्या करना है, आई नॉट टी को फाइंड आउट करने के लिए इस पूरे लूप के ऊपर के वी एल ही लगाना पड़ेगा, बिकॉज के वी एल के थ्रू ही हमें करंट की फॉर्म में इक्वेशन मिल सकती है। तो चलिए इसकी इक्वेशन बनाना स्टार्ट करते हैं। तो करंट अपनी डायरेक्शन के मुताबिक क्लॉकवाइज घूम रही है। देखें आई नॉट टी की डायरेक्शन,
तो हम KVL लगाते हैं जी। यहाँ से मैं चलना स्टार्ट करूंगा। देखिए करंट इसके डायरेक्शन के मुताबिक नेगेटिव पोल में एंटर कर रही है, तो ये लिखा जाएगा -4। फिर जब हम आगे बढ़ेंगे तो इस कैपेसिटर में से ये करंट गुजरेगी, तो एक कैपेसिटर के क्रॉस आप जानते हैं हम कैसे वोल्टेज की इक्वेशन हमारे पास क्या होती है। एक कैपेसिटर के क्रॉस हमारे पास जो वोल्टेज की इक्वेशन होती है वो बराबर होती है 1/, कैपेसिटेंस इंटू इंटीग्रेशन ऑफ करंट अकॉर्डिंग टू टाइम। तो करंट है हमारे पास I और टाइम है dt। I की जगह I0t लिखा जाएगा बिकॉज I0t हमने करंट ली है। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। आगे देखें, इस इंडक्टर में से जब करंट गुजरेगी तो एक इंडक्टर के क्रॉस जो वोल्टेज होते हैं वो बराबर होते हैं इंडक्टेंस इनटू डेरिवेटिव ऑफ करंट अकॉर्डिंग टू टाइम। उसके बाद जी इस रेजिस्टर में से जब करंट गुजरेगी तो हमारे पास इसके क्रॉस जो वोल्टेज होंगे वो किसके बराबर होंगे जी, वो बराबर होंगे रेजिस्टेंस इनटू करंट के अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ। करंट इनटू रेजिस्टेंस इज इक्वल टू वोल्टेज, अभी मैंने बताया, तो ये आ जाएगा I0t। उसके बाद देखें करंट इसके पॉजिटिव पोल में एंटर कर रही है, तो ये लिखे जाएंगे +12 वोल्ट इज इक्वल टू 0 बिकॉज हमारा चक्कर मुकम्मल हो गया। तो अब स्टूडेंट आपने ज़रा गौर से देखना है, हमारे पास यहाँ पे जो मसला आ रहा है वो ये है कि यहाँ पे डबल डेरिवेटिव की इक्वेशन नहीं बनी, तो हमें क्या करना होगा, एक दफ़ा फिर से इसका डेरिवेटिव लेना होगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि टेकिंग डिफरेंशियल ऑन बोथ साइड्स। तो स्टूडेंट d/dt मतलब कि डिफरेंशियल का यही मतलब है, हमने d/dt से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करवाना है। तो देखें ये आ गया d/dt और इसमें पूरी इक्वेशन हम एज इट एज लिख देंगे। देखें क्या होगा जी, पहले ये आ जाएगा 1/c इंटीग्रेशन ऑफ I0t dt प्लस इंडक्टेंस इनटू डेरिवेटिव ऑफ करंट। उसके बाद जी ये 18 वाला आ जाएगा प्लस 18 I0t और लास्ट में देखें 12 में से -4 करेंगे जब हम, तो ये 8 रह जाएगा। तो ये इक्वेशन आ गई है। तो देखिएगा ज़रा गौर से स्टूडेंट्स, हमारे पास d/dt सबसे मल्टीप्लाई होता जाएगा। जब एक डेरिवेटिव इंटीग्रेशन के साथ मल्टीप्लाई होता है तो ये एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। उसकी वजह क्या है, बिकॉज ये एक वायरस है, ये इसी तरह से जैसे एक वायरस तो दूसरा एंटीवायरस, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास सिर्फ रह जाएगा 1/c I0t। उसके बाद जब ये d/dt इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो देखें ज़रा गौर से, l पीछे है तो d का स्क्वायर बन जाएगा और ओवर dt का स्क्वायर बन जाएगा। उसके बाद 18 एक कांस्टेंट है, ये पीछे हो जाएगा और d/dt I0t से मल्टीप्लाई हो जाएगा। और जब कांस्टेंट का डेरिवेटिव होगा तो कांस्टेंट का जो डेरिवेटिव होता है, जब हमेशा कांस्टेंट जब अकेला हो तो उसका डेरिवेटिव 0 ही होता है, तो इसका डेरिवेटिव 0 आ जाएगा, तो ये ख़त्म हो जाएगा इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन देखें बन गई है। हमने L से पूरी इक्वेशन को डिवाइड करना है और डबल डेरिवेटिव को शुरू में ले आना है। I0t ठीक है, L से मैंने पूरी इक्वेशन को डिवाइड करवा दिया, ये बन जाएगा हमारे पास 18/L। 18/L, तो L की क्या वैल्यू है हमारे पास, L की वैल्यू है 2, तो 18 को 2 से डिवाइड करवाया जाए। देखें स्टूडेंट्स मैं क्या कर रहा हूँ, मैं पूरी इक्वेशन को L से डिवाइड करवा रहा हूँ। ठीक है, मैं ऊपर ये आपको शो करवा देता हूँ, पूरी इक्वेशन को मैंने L से डिवाइड करवा दिया बिकॉज हमारे पास डबल डेरिवेटिव के साथ हमेशा 1 होना चाहिए, तो यहाँ पे 1 बन जाएगा, इससे कैंसिल हो जाएगा। तो L की वैल्यू है 2, तो 18 को जब 2 से डिवाइड करवाया जाएगा 9 रह जाएगा, तो ये आ जाएगा 9 d/dt साथ में I0t। ठीक है, उसके बाद जी ये रह गया 1/LC, तो L की वैल्यू 2 है जबकि C की वैल्यू 1/36 है। तो ये देखें मैं साइड पे करके दिखाने लगा हूँ, 2 मल्टीप्लाई बाय 1/36, 2 1s are 2 18s are। ठीक है, तो ये 18 उलट के ऊपर चला जाएगा क्योंकि बटे का बटा उलट जाता है, तो ऊपर 18 चला जाएगा, ये बन जाएगा 18 I0t इज इक्वल टू 0। तो अब ये बन चुकी है हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन की जनरल फॉर्म। अब हम इसको लिखेंगे s की फॉर्म में, d/dt रिप्लेस हो जाएगा s से, तो ये यहाँ पे d/dt का स्क्वायर है होल का, तो ये स्क्वायर हो जाएगा और उसके बाद ये आ जाएगा 9s, यहाँ पे एक dt है और यहाँ पे है ही नहीं, तो s की पावर 0 लिखी जाएगी जिसको हम 18 ही लिख देंगे। ये आ गई है फॉर्म, इससे हमने रूट्स निकालने हैं। तो देखें स्टूडेंट, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म, इसको किस, हाँ जी, तो स्टूडेंट्स 9 यानी कि 2 को हम किस नंबर से मल्टीप्लाई दें तो हमारा मतलब कि 9 बन जाए। तो देखें मैं क्या करूँगा जी, 9 को 2 से डिवाइड करूँगा, मुझे वो नंबर वैसे मिल जाएगा, 9 डिवाइडेड बाय 2, तो ये क्या बन रहा है 4.5, तो इसे मैं 4.5 से मल्टीप्लाई करवा दूँगा। अब आप ये फार्मूला तो जानते होंगे, a² + 2ab + b²।
तो ये होता क्या है, a प्लस बी होल का स्क्वायर। तो यही मैं बनाना चाह रहा हूँ, तो मुझे b का स्क्वायर चाहिए था। यहाँ पे a तो है 2 इंटू ए, देखे 2 इंटू ए, b नहीं है तो मैं b इसमें ऐड भी करवा दूंगा, b का स्क्वायर और माइनस b, तो ये पूरी इक्वेशन क्या हो जाएगी, सेटिस्फाइड हो जाएगी। ठीक हो गया जी, प्लस 18 इज इक्वल टू 0। अब देखें ये तो बन जाएगा s प्लस 4.5 होल का स्क्वायर। अब इसमें से हम क्या करेंगे, देखें 18 में से 4.5 का स्क्वायर माइनस हो जाएगा, मैं आंसर का स्क्वायर ले लेता हूँ, तो ये 20.25 आ रहा है। तो 18 माइनस 20.25, तो ये आ रहा है माइनस 2.25, जो दूसरी जानिब जाके प्लस 2.25 हो जाएगा। दोनों साइड पे हम स्क्वायर रूट अप्लाई कर देंगे, यहाँ पे आ जाएगा स्क्वायर रूट का प्लस माइनस और यहाँ पे आ जाएगा होल स्क्वायर रूट। अब ये तो कैंसिल कर देगा ओवरऑल स्क्वायर रूट को, इसके साथ तो प्लस माइनस नहीं आएगा बिकॉज ये पूरा कैंसिल हो गया। तो ये सिर्फ आ जाएगा प्लस 4.5 इज इक्वल टू, एक दफ़ा हम इसे प्लस में लिखेंगे, इसके स्क्वायर को निकाल के देखें, मैं स्क्वायर निकालता हूँ 2.25 का, तो क्या निकलता है 1.5, यानी कि एक दफ़ा हम लिखेंगे प्लस 4.5 इज इक्वल टू 1.5 और दूसरी दफ़ा एस प्लस 4.5 इज इक्वल टू माइनस 1.5, यानी एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में। तो इसका आंसर तो देखें उधर जाके ये हो गया माइनस 4.5 प्लस 1.5, तो ये आ जाएगा -3। और दूसरी दफ़ा चेक करूँ, इस साइड पे चेक करूँ, तो ये बन जाएगा -6। तो दोनों तरफ आंसर आ गया जी, आपके सामने ही है। तो ये रूट्स क्या है जी, रियल हैं और अनइक्वल हैं, आपने लिखना था हेंस द रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल सो द सर्किट इज ओवर डैम्प्ड, यानी कि सर्किट पे मुकम्मल तौर पे काम हो चुका था। तो उस सूरत हाल में हम इक्वेशन कैसे लिखते हैं, हम इक्वेशन इस तरह से लिखते हैं। अब ये इक्वेशन है किस के लिए थी, करंट के लिए थी, तो करंट की फॉर्म में ही लिखी जाएगी। आई नॉट टी इज इक्वल टू K1, जो भी ये वेरिएबल सिंपल रियल नंबर आता है उसको हम इसकी पावर के साथ t के साथ मल्टीप्लाई दे देते हैं। उसके बाद इसी तरह से K2 e की पावर -6t, समझ आ गई जी, इस तरह से हम इसे लिखते हैं। अब मैं क्या करूँगा जी, मैथ ब्रांड्स थ्योरी का स्टेप 1 फॉलो करूँगा, टाइम को ले जाऊँगा 0 पे, जहाँ जहाँ t है वहाँ वहाँ 0 पुट हो जाएगा, तो e की पावर 0 बन जाएगी। किसी भी चीज़ की पावर अगर 0 हो तो 1 के इक्वल होता है, तो ये K1 रह जाएगा, ये भी K2 रह जाएगा। और आई नॉट 0 आप जानते हैं किसकी इक्वल था, हमने शुरू में फाइंड आउट किया था, ये इक्वल था 0.5 के। यही चीज़ है कि 0 माइनस 0 प्लस और 0 ये आपस में अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होते हैं, तो इनकी वैल्यूज़ भी इक्वल होती हैं। इसी वजह से हमने इसको निकाला था ताकि आगे ये जाके हमारे काम आ सके। तो हमारे पास यहाँ से एक इक्वेशन बन गई, देखें K1 प्लस K2, वैल्यू पुट करने से देखें 0 इज इक्वल टू 0.5, इसको आपने इक्वेशन 1 का नाम दे देना है। अब हमारा स्टेप 2 होगा मैथ ब्रांड्स थ्योरी का, हमने जो हमारे पास इक्वेशन आई है उसी का डेरिवेटिव लेना है। ये था मैथ ब्रांड्स थ्योरी का सेकंड स्टेप। तो इसका डेरिवेटिव लेने से हमारे पास क्या इक्वेशन बन जाएगी, डी ओवर डी टी आई नॉट टी इज इक्वल टू, देखें इज इक्वल टू जी हमारे पास आ जाएगा K1 और K1 हमारे पास पीछे हट जाएगा और इसका डेरिवेटिव आएगा पहले। तो e की पावर -3t का डेरिवेटिव होता है पहले एज इट एज, और इसके साथ जो ऊपर मल्टीप्लाई हो रहा होता है ना t के साथ, इसके वेरिएबल के साथ, वो पीछे आके मल्टीप्लाई हो जाता है -3। इसी तरह से यहाँ पे भी -6 पीछे आ जाएगा और K2 e की पावर -6t, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका डेरिवेटिव आ गया। तो इसका सेकंड स्टेप जो होता है, इसी में हमने क्या करना होता है, टाइम को 0 पे लेके जाना होता है। तो जहाँ जहाँ t है वहाँ 0 पुट कर देंगे, तो ये सिर्फ रह जाएगा -3K1, बिकॉज इसकी पावर 0 तो ये 1 बन जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे भी। अब आपने क्या करना है जी, अकॉर्डिंग टू मैथ ब्रांड्स थ्योरी हमारे पास थर्ड स्टेप होता है सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए, हमने इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना होता है। तो वो तो हमारे पास 2 वे हैं, या तो हम इस पूरी इक्वेशन पे KVL अप्लाई करके वो फॉलो करें सारा स्टेप, या हमारे पास एक शॉर्टेस्ट वे है, ज़रा आपने गौर से देखना स्टूडेंट। हमारे पास जो मतलब कि यहाँ पे डिफ़िकल्टी आ रही है वो आई नॉट टी है। तो चले स्टूडेंट हम KVL को ही फॉलो करते हैं, बिकॉज यहाँ पे वो एक मसला आ रहा है, उसमें हमें वो वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी पहले, फिर से वही स्टेप आ जाएगा, मतलब कि मेहनत उतनी ही लगेगी। तो उससे अच्छा हम एक ही स्टेप में उसको ख़त्म करें। हम यहाँ पे KVL लगाएंगे इसी सर्किट पे जो हमने ये सर्किट बनाया था, लेकिन ये जो हमारा कैपेसिटर होगा इसके क्रॉस हम इसके वोल्टेज लेंगे, जो कि इस तरह से है, प्लस पहले प्लस का साइन आता है, फिर माइनस का साइन आता है, या जिस तरह से भी आता है, ठीक है, प्लस माइनस यहाँ पे VC, ठीक है, VCT
ये इसके क्रॉस वोल्टेज है। हम KVL लगाएंगे लेकिन ये इसमें इंटीग्रेशन वाली एक फॉर्म नहीं लिखेंगे, इसमें डायरेक्ट इसके वोल्टेज लिख देंगे, ठीक है। तो KVL में लगाने लगा, देखें हमारे पास आ जाएगी सेम टू सेम वही इक्वेशन जो हमारे पास आई थी वहाँ पे, लेकिन जहाँ पे मतलब ये हमने इंटीग्रेशन वाला फार्मूला लिखा था ना कैपेसिटर के लिए, वो हम डायरेक्ट इसके वोल्टेज लिख देंगे। देखें -4, उसके बाद आगे इक्वेशन थी तो उसकी जगह क्या आएगा जी, देखें करंट इसके नेगेटिव पोल में एंटर कर गया तो ये लिखे जाएंगे -VCT। उसके बाद जी इंडक्टर के क्रॉस वाली जो इक्वेशन आई थी +L इंटू डेरिवेटिव ऑफ करंट अकॉर्डिंग टू टाइम, और उसके बाद कैपेसिटर वो रजिस्टर 18 ओम में से करंट गुजरी थी तो वो लिखे थे हमने 18 I0t, और उसके बाद 12 वोल्ट सोर्स वाला +12 = 0। तो ये था हमारा उस वक्त का KVL, ठीक है। तो ये VCT अब हम क्या करेंगे जी, टाइम को ले जाएंगे 0- पे, ठीक है, टाइम को ले जाएंगे 0- पे। तो देखें क्या होगा, 0- पे टाइम को ले जाने से 0 पे ले जाएं, क्या लें 0 पे ही ले जाएंगे, -4 ये आ जाएगा VC 0, ठीक है। और ये आ जाएगा, इंडक्टर की वैल्यू पुट कर दें, L की वैल्यू जो है 2, देखें 2 हेनरी है वैल्यू, तो 2 × d/dt I0 0 प्लस 18 × I0 0, ठीक है, +12 = 0। अब ज़रा गौर से देखें स्टूडेंट, आपने ये चीज़ देखी थी कि I0 0 को हमने स्टार्टिंग पॉइंट पे कैलकुलेट किया था। I0 0 को 0 - 0 एक ही बात है, यानी कि 0 और 0 यानी कि 0 - 0 प्लस और 0 ये टाइम आपस में इक्वल ही होते हैं अप्रॉक्सीमेटली, तो इनकी वैल्यूज़ भी इक्वल होती हैं। तो यानी कि 0.5 ही वैल्यू हमारे पास I0 0 की वैल्यू है। तो VC 0 अब यहाँ पे कंफ्यूज करने वाले हैं कि VC 0 का क्या होगा। तो स्टूडेंट आपको ये चीज़ तो यहाँ पे दिखाई दी थी कि जब मतलब कि टाइम 0- पे था तो कैपेसिटर को कोई चार्ज नहीं था मिला, यानी कि इसके क्रॉस जो वोल्टेज थे वो 0 ही रह गए थे, यानी कि VC 0 की वैल्यू जो है वो है 0 वोल्ट। तो वो यहाँ पे हम 0 पुट करेंगे। तो देखें यहाँ पे ये वैल्यू 0 हो गई, ठीक है, ये टोटली 0 हो गया, -4 और +12 ये 8 हो गया, 8 दूसरी जानिब जाके -8 हो गया, और ये उधर जाके -18 I0 0 की वैल्यू पुट होगी जो भी अभी हमने देखी है 0.5 है, और ये क्या था जी, ये रह गया था d/dt I0 0। अब यहाँ पे आप बोलेंगे सर यहाँ पे तो हम वैल्यू पुट कर सकते हैं लेकिन हमें I0 0 की वैल्यू नहीं चाहिए, हमें d/dt I0 0 ओवरऑल की वैल्यू चाहिए। तो फिर हम क्या करेंगे जी, ये 2 जो इसके साथ था उसको दूसरी जानिब डिवाइड करवा देंगे दोनों के साथ, तो ये आ गई है इक्वेशन। तो देखिए 2 1s are 2 9s are 2 1s are 2 4s are। अब इसको कैलकुलेट कर लें ये कितना बनता है। तो जी -4 मल्टीप्लाई बाय नहीं -4 मल्टीप्लाई तो नहीं होगा, पहले कर लेते हैं -9 × 0.5, तो ये आता है -4.5, -4 और -4.5 -8.5। तो स्टूडेंट देखें मेरे पास वैल्यू आ गई है इसकी -8.5, जिसको मैं पुट कर दूंगा, यानी कि स्टेप नंबर 4 के मुताबिक इस वैल्यू इसमें पुट कर दूंगा तो मेरे पास इसकी एक इक्वेशन बन जाएगी। ये हमारा स्टेप नंबर 4 है मैथ ब्रांच थ्योरी का। तो हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगी -3k1 -6k2 = -8.5, ठीक है, ये इक्वेशन बन गई है। अब मैथ ब्रांच थ्योरी के मुताबिक हमारा 5वां स्टेप होता है इनको मैट्रिसेस में पुट कर देना। तो ये मैं मैट्रिसेस में पुट करने लगा हूँ। देखें 1 1 ये वाले कांस्टेंट आ गए 1 और 1, उसके बाद इनके आगे -3 -6। अब ये मैट्रिसेस के थ्रू इसको सॉल्व करने का एक तरीका है, आप चाहें तो आप वैसे भी इनको इक्विलाइज करके इनके कांस्टेंट मालूम कर सकते हैं। K1 K2 रो में और कॉलम में, उसके बाद इस साइड पे हमारे नंबर जो हैं 0.5 और -8.5। और टेंशन नहीं लेनी है, मैंने मेथड एक्सप्लेन किया हुआ है ये कैसे हम करते हैं इनको हल, हाउ टू फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ वोल्टेजेस एंड करंट्स थ्रू मैट्रिसेस। ये हमारी उस थंबनेल लगा हुआ है उस वीडियो पे, तो आप देख लीजिएगा। अब इसको मैं हल करके आपको वैल्यूज़ बताता हूँ K1 की और K2 की, और यही वैल्यू हम पुट कर देंगे हमारी I0t में और हमें इसका आंसर मिल जाएगा। फिर हम V0t को कैलकुलेट करेंगे। हाँ जी, तो स्टूडेंट्स इनकी वैल्यू आ चुकी है। एक की वैल्यू आई है -1.83 और दूसरे की वैल्यू आई है 2.33। अब ये किताब पे आपको बटे की फॉर्म में लिखे हुए मिलेंगे, आप चेक कर लीजिएगा, यही आंसर निकलेगा जब आप उनका बटा निकालेंगे। अब हम इसको वैल्यू को पुट कर देंगे ऊपर वाली इक्वेशन में। तो देखें इससे मुझे I0t की जो इक्वेशन मिलेगी वो मैं यहाँ कहीं पर लिखता हूँ। I0t = देखिए K1 की जगह उसकी वैल्यू पुट हो जाएगी -1.83 e⁻³
फिर आगे देखें तो K2 की वैल्यू प्लस में है तो ये आ जाएगा प्लस 2.33 e की पावर -60। तो ये थी हमारे I नॉट टी का आंसर। ठीक है, अब हम V नॉट टी को कैसे कैलकुलेट करेंगे ज़रा गौर से देखिएगा। V नॉट टी को कैलकुलेट करने के लिए हम इस पे KVL की इक्वेशन आपको मैं समझाने के लिए लगाऊंगा इस छोटे से लूप पे, तो ज़रा गौर से देखिएगा वो KVL की इक्वेशन क्या बनती है। तो स्टूडेंट जो मतलब कि V नॉट टी है ना, वो हमारे पास जो वोल्टेज हैं वो इन दोनों इस पूरी वायर के पैरेलल में लगे हुए हैं, मतलब कि इस वायर में जितना रजिस्टर जितना वोल्टेज होगा उतना ही यहाँ पे होगा। तो अगर मैं I नॉट टी को इस छोटी सी वायर में फ्लो करवाता हूँ उस डायरेक्शन के मुताबिक, तो जो वोल्टेज KVL की इक्वेशन के मुताबिक यहाँ पे जनरेट होंगे वही V नॉट टी के होंगे। तो V नॉट टी की इक्वेशन जो बनेगी वो ये बनेगी, देखें V नॉट टी इज इक्वल टू, देखें जब करंट फ्लो करेगा तो 18 ओहम में से जब करंट फ्लो करेगा तो मुझे इसके वोल्टेज लिखने होंगे। तो वोल्टेज मैं कैसे लिखूंगा, अकॉर्डिंग टू ओहम्स ला इसके वोल्टेज होंगे 18 इंटू करंट इंटू रेजिस्टेंस I नॉट टी। ठीक है, उसके बाद करंट इसके पॉजिटिव पोल में एंटर कर रही है तो ये लिखे जाएंगे +12। अब हमें बस इसको I नॉट टी को इसके साथ मल्टीप्लाई देना है, ये जो दो वैल्यूज़ हैं यानी 18 को इसके साथ ज़रब देनी है और हमें V नॉट टी की भी इक्वेशन मिल जाएगी। तो उसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ, देखें V नॉट टी इज़ इक्वल टू, ये यहाँ पे मैं इसकी इक्वेशन लिखने लगा हूँ। 18 को मैंने I नॉट टी ये जो वैल्यू निकाली है उसके हर वैल्यू से मल्टीप्लाई देना है। पहले मैं 18 को मल्टीप्लाई करवाता हूँ इसके साथ -1.8 के साथ, -1.83, तो ये आता है -32.94, यानी ये आ जाएगा V नॉट टी इज़ इक्वल टू -32.94, और ये वेरिएबल वैसे का वैसे ही रहेगा e की पावर -3t। ठीक है, उसके बाद प्लस 18 ज़रब होगा अब इसके साथ भी, बिकॉज देखें I नॉट टी की हर वैल्यू के साथ 18 ज़रब हो रहा है यहाँ पे, तो 2.33 के साथ ज़रब देंगे अब इसको हम 2.33। ठीक है, तो ये आ रहा है 41.94, तो ये आ जाएगा +41.94 e की पावर -60। ठीक है, और लास्ट में आप देख सकते हैं +12 लिखा हुआ है तो वो भी आपने ऐसे ही लिख देना +12 होल, आप इस तरह से करके इसको वोल्ट कर दीजिएगा और इसको होल करके अम्पेयर कर दीजिएगा। तो ये थे जी आपके दो आंसर। मुझे उम्मीद आपको इसकी समझ आ गई होगी। जगह वैसे थोड़ी सी तंग लग रही है लेकिन मैंने नेक्स्ट पेज पे जाना ज़्यादा बेहतर नहीं समझा, क्योंकि आपको आगे जाके ये पता नहीं था चलना कि क्या क्या वैल्यूज़ थी, इस वजह से मैंने इसी पेज पे आपको रखा। तो अभी मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।